इससे बोलूं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के लिए, क्योंकि समय समय पे कार्यकर्ताओं का मिलना किसी भी पार्टी के चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ज़मीन पर मजबूती से चलते रहें। हमारे जितने भी साथी वरिष्ठ नेतागण हमारे मंच पर मौजूद हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं, और जितने बुजुर्ग, युवा, महिलाएं जितने भी मेरे सामने मौजूद हैं, सभी कार्यकर्ताओं को दिल से प्रणाम करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले ये जो हरियाणा में बदलाव की कोशिश हम कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को ये लगता हो कि ये हम बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं या देश में बदलाव के लिए कर रहे हैं, तो पहले एक बार जरा सोचिएगा, अपने मन में सोचिएगा, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आप कैसे देश में रहना चाहते हैं, कैसे हरियाणा में रहना चाहते हैं, कैसी सुविधाएं चाहते हैं। तो जैसी आप सुविधाएं चाहते हैं, आपके कार्यकर्ता होने का क्या फायदा होता है? कार्यकर्ता होने का फायदा ये होता है कि जैसी भी आप सुविधाएं चाहते हैं, जैसा राज्य चाहते हैं, जैसा देश चाहते हैं, उसको बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं। ये फर्क होता है कार्यकर्ता में और आम जनता में। आम जनता उसको बनाने के लिए जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो सिर्फ वोट दे सकती है, लेकिन आपके पास ऐसी छूट है कार्यकर्ता के पास कि आप जैसा देश बनाना चाहते हैं, आप जैसा राज्य बनाना चाहते हैं, जो जो सुविधाएं जिस सरकार में देना चाहते हैं, उनको देने के लिए आप सीधे मेहनत कर सकते हैं, आपके हाथ में हो। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बहुत अहम होते हैं, और हर कार्यकर्ता को यह समझना बहुत जरूरी होता है कि पार्टी की विचारधारा क्या है और पार्टी का एजेंडा क्या है, और इस वक्त पार्टी के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आयोजन समिति ने ये सारे मुद्दों पर चर्चा की होगी कि आज ये आयोजन किया क्यों गया। आज सब कार्यकर्ताओं को अगर यहाँ इकट्ठा किया गया है तो आगे की रूपरेखा क्या है, इसके बाद हम सब मिलजुल के कैसे काम करेंगे। किसी रैली की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि आज सब लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद जब अगला कार्यकर्ता सम्मेलन होगा तब तक किसी काम की हमारे पास रूपरेखा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आयोजन कमेटी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया, सभी कार्यकर्ताओं को बताया नहीं गया है, तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठें, मंथन करें। रेगुलर मीटिंग में ये होना चाहिए कि कार्यकर्ता आगे करेंगे क्या। इतने सारे कार्यकर्ता अपने पास हैं, पलवल में किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम रखा है, कैसे मुद्दों को पहुंचाएंगे, और आज के दिन में जो मुद्दे हैं हमारे राज्य में, उनमें से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन पर पार्टी की राय क्या है जो आपको जनता तक पहुंचानी है। मसलन मैं 2-3 बातें कहूंगा, उससे आप समझेंगे कि हमारा कहने का मतलब क्या। आपके सामने सवाल आता होगा, आप लोगों के बीच जब जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि गुजरात में क्या मिला आपको। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे सर। हम सब ने कहा था ना कि सरकार बनाएंगे गुजरात में। लोग अब पूछते होंगे ना आपसे कि क्या हुआ, आप तो सरकार बनाने गए थे। तो आप लोग कार्यकर्ता हो, यह आपकी जिम्मेदारी। आपको उन लोगों को क्या बताना है? गुजरात में हमने 6 महीने मेहनत की, हमको 41 लाख लोगों ने वोट दिया। कितना? 41 लाख। बोलो जोर से, कितना? 41 लाख। 41 लाख कितने होते हैं, अब उसका अंदाजा लगाइएगा। 6 महीने की मेहनत में गुजरात में हमें 41 लाख वोट मिले। हरियाणा के चुनाव में अभी 1.5 साल है, 1.5 साल यानी 3 गुना समय है गुजरात से। अगर इस 3 गुना समय में आपने सिर्फ 41 लाख लोगों को भी राजी कर लिया आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने वोट होते हैं 41 लाख। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, गोवा की पॉपुलेशन है 40 लाख, हमको गुजरात में 41 लाख वोट मिले। बहुत बड़ी बात होती है, 41 लाख लोगों का समर्थन। और आप एक और चीज भी तो देखिए कि ऊपर वाला चलाता है ना ये पूरी दुनिया। कितने लोग मानते हैं कि ऊपर वाला चला रहा है ये पूरी दुनिया? सब मानते हैं ना। ऊपर वाले का इशारा समझिए। ये भी तो अजब संयोग है, हम किसी और राज्य में भी, हम इतने राज्यों में चुनाव लड़े, हम कहीं और से भी तो नेशनल पार्टी बन सकते थे। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से नेशनल पार्टी बन के निकली आम आदमी पार्टी। ऊपर वाला ये इशारा कर रहा है कि वक्त बदल रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है, और जब जिस विचार का वक्त आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। सुबह सूरज निकलने से कोई रोक सकता है क्या?
शाम को सूरज ढलने से कोई रोक सकता है क्या? सर्दी का मौसम आए तो ठंड आने से कोई रोक सकता है क्या? गर्मी के मौसम में गर्मी आने से कोई रोक सकता है क्या? इसी तरह से जिस विचार का समय आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। और आज के दिन में आम आदमी पार्टी के विचार का समय आ चुका है। हरियाणा में भी और पूरे देश में भी सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमको बस अपने मुद्दों पे पकड़ रखनी है। हमको बस लोगों तक उन मुद्दों को पहुंचाना है कि आखिर हमने किया क्या है, हम करते क्या है, किस लिए ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले लोग इतने परेशान रहते हैं, नाराज रहते हैं हमसे। एक ही एजेंडा है पूरी भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। जहां भी आप जाएंगे, कांग्रेस वाले तो खैर फिर भी हमारी नकल करने की कोशिश करते हैं कि जगह जगह पर ये वो भी फ्री देने का ऐलान करते हैं। दे नहीं पाते, दे नहीं सकते, ना दे पाए आज तक। कौन दे पाता है फ्री सर्विसेज? सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे पाते हैं। ये आपकी पार्टी की खूबी है। ये हुनर उनको ऊपर वाले ने उन्हीं को बख्शा है और किसी को नहीं बख्शा। और पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे हैं, योजनाएं बना सकते हैं। बहुत सारी हमारी योजनाओं के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में अफवाहें लोगों के बीच में उड़ती हैं। कार्यकर्ता का काम क्या है? कार्यकर्ता का काम है, जो सीनियर नेता है वो बैठ के चर्चा करें कि इनके बारे में क्या हमें जवाब देना चाहिए। और कार्यकर्ता का काम है कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर नुक्कड़ चौराहे पे जहां भी लोग खड़े और जहां भी आपसे ये सवाल किया जाए, पुरजोर तरीके से उस झूठी अफवाह का जवाब दिया जाए। मैं आपको 2-3 बातें और बताऊंगा आपको जो सुनने में आती होंगी। क्या कहते हैं ये लोग? बीजेपी वाले लोग कहते हैं फ्री दे के बर्बाद कर देगा केजरीवाल, फ्री दे के देश बर्बाद कर देगा केजरीवाल। कहते हैं कि नहीं कहते? यही एक एजेंडा है ना इनके पास। तो आज इनके इस एजेंडा की पोल आपके सामने खोल रहा हूं। आप लोग भी अपने पास ये हथियार रखिएगा, कहीं पर भी इस्तेमाल करना पड़े तो बताइएगा। क्या फ्री देते हैं हम लोग? दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम हर घर में पानी फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूल हैं। दिल्ली के अंदर हम अस्पतालों में दवाई, ऑपरेशन और सारा इलाज फ्री में देते हैं। और दिल्ली के अंदर ये माताएं बहनें बैठी हैं, अगर ये दिल्ली में चली जाएं तो बॉर्डर में घुसने के बाद बटुए को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी दिल्ली में बस में कहीं से कहीं तक भी सफर करके आ जाओ, बस सर्विस फ्री में देते हैं। और क्या फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर हम? 60 साल का अगर कोई बुजुर्ग हो जाए, ये किसकी कहानी हम सुनते थे? श्रवण कुमार की, कि वो अपने माता पिता को तीर्थ पर लेकर गए थे। एक बेटा बनकर के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर ये करते हैं कि 60 साल का कोई भी बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तीर्थ पे जाना चाहते हो, उनके जाने का, रहने का, खाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर। और क्या देते हैं दिल्ली के अंदर? 70 साल में जो किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछ के देख लेना, हमारे आने से पहले किसी ने ये नहीं किया। देश के लिए शहीद तो बहुत लोग होते रहे। 1947 के बाद से लगातार बॉर्डर पर हमारे फौजी जो हैं वो खड़े रहे, शहीद होते रहे। उनकी शहादत पे किसी का पुतला बनवा दिया गया, किसी चौराहे का नाम भी रख दिया गया, लेकिन जिस परिवार ने उस शहीद को पैदा किया, उस शहीद परिवार को, उस शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ने 70 साल के बाद। ये सारी चीजें दिल्ली के अंदर देते हैं, फ्री में देते हैं ये सारी चीजें। अब मुझे ये बताओ, हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है? जोर से बोलो। नहीं, कुछ भी फ्री नहीं मिलता ना इनमें से। नहीं। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़। कहां से हो गया 3 लाख करोड़ का कर्जा? ये तो कहते थे जी फ्री में दे के बर्बाद कर देंगे हम लोग। इन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया। उसके बाद भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। पंजाब में 7-8 महीने पहले हमारी सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस वाले कुछ भी फ्री नहीं देते थे। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए हैं पंजाब के ऊपर। कितना? 3.5 लाख। जोर से बोलो। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। और हमने क्या किया? आते ही बिजली फ्री कर दी। 50 लाख लोगों की बिजली फ्री है पंजाब के अंदर। 50 लाख लोग उस सुविधा का फायदा उठाते हैं। लगभग 500 गांवों में अस्पताल तैयार हो चुके हैं जहां पे इलाज, दवाइयां, सब कुछ फ्री मिलता है। वहां पर भी महिलाओं को 1000 रुपए महीना, 18 साल से ऊपर जो भी महिला होंगी उस स्कीम की भी अभी शुरुआत होने वाली है वहां पर। वहां भी शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलना शुरू हो गई।
इस सब के बावजूद आपकी सरकार ने एक नए पैसे का कर्जा पंजाब के अंदर नहीं लिया, 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया जो कांग्रेस लेकर के गई। आम आदमी पार्टी। ये खूबियां हैं हमारी सरकार की। और ये सब कुछ सुविधाएं जो हरियाणा और पंजाब में 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये कोई भी सुविधा फ्री नहीं देते। ये सारी सुविधाएं दिल्ली के अंदर फ्री मिलती हैं। अंदाजा लगाओ कितना कर्जा है हमारे ऊपर दिल्ली के अंदर, कितना कर्जा है? कर्जा है ही नहीं सर, जीरो कर्जा है। एक नए पैसे का कर्जा नहीं दिल्ली के ऊपर। प्रॉफिट की सरकार चलाते हैं दिल्ली के अंदर, सारी सुविधाएं फ्री देने के बाद भी। तो अगर दूसरी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो कि ये फ्री में सुविधाएं देते हो, आप लोग फ्री में सुविधाएं देते हो, लोगों को बिगाड़ दोगे, तो क्या कहना है उनको? उनको ये कहना है कि जितना तुम्हारे पेट में दर्द होगा उतनी ज्यादा फ्री सुविधाएं देंगे लोगों के टैक्स के पैसे। और कहां से आता है ये पैसा? किसी को ये वहम तो नहीं आप लोगों में से कि आप टैक्स नहीं देते? किसी को ये गलतफहमी तो नहीं है? सारे लोग टैक्स देते हो, जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लोग। जो कुर्ता पहन रखा है टैक्स देके खरीदा है, मोबाइल हाथ में टैक्स देके खरीदा है, टोपी भी हमने जो आम आदमी पार्टी की पहनी है टैक्स देके खरीद रखी है, किसी के हाथ में ये घड़ी बंधी हुई है टैक्स देके खरीदी है। आप सोते वक्त भी टैक्स देते हो, आपकी बिजली चल रही होती है। आप जागते वक्त खाते हो ना, जो खाना खाते हो, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि इसने आपके खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप जब खाना खाते हो तब भी टैक्स दे रहे होते हो। 24 घंटे टैक्स लेते हैं हमसे, और बदले में जब हमको सुविधाएं मिलने का वक्त आता है तो इन सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। इसलिए हमको इनसे घबराना नहीं है, इस बात पे झुकना नहीं है। जितना इनके पेट में दर्द होगा उतनी ज्यादा फ्री सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। दिल्ली में भी देगी, पंजाब में भी देगी, और हरियाणा में आएंगे तो यहां पर भी देंगे। हरियाणा में कितनी देंगे? पंजाब के हिसाब से अगर देखो तो 2 महीने का बिल आता है हरियाणा में बिजली का, 600 यूनिट यहां पे भी फ्री देंगे। और हमने तो हरियाणा में सुविधाओं का स्वाद चखाना शुरू भी कर दिया है लोगों को। कैसे? डीटीसी की बस चलाई है हमने। पहले इंटरस्टेट बस चलती थी, एनसीआर की बंद हो गई थी। अब हमने दोबारा से वो बस चलाई है दिल्ली से झज्जर के लिए। और कितना किराया लगता है उसमें माताओं का, बहनों का? इलेक्ट्रिक बस है, बिल्कुल नई बस चलाई है, और उसके अंदर माताओं बहनों का 0 किराया लगता है। यानी हरियाणा की माताएं बहनें भी अगर दिल्ली जाना हो तो 0 किराए में जा सकती है, मुफ्त में जा सकती हैं। तो ये सुविधाएं आगे आगे दिल्ली की जो सुविधाएं हैं उनका दायरा बढ़ेगा। डीटीसी की बसों को हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई कि डीटीसी की बसों को मत भेजिए हरियाणा के अंदर। क्यों जताई आपत्ति? क्योंकि उनको लगा कि फ्री की सुविधाओं का लोगों को जायका पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि मुफ्त सुविधाएं मिल सकती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिल सकती हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हुआ। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, इन्होंने हमारी बिजली स्कीम पे भी ये कहा दिल्ली में कि बिजली फ्री दे दे के ये बजट घाटे का ले आएंगे, ये बर्बाद करेंगे दिल्ली को। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स समझा के जा रहा हूं, इनके समझ में नहीं आती। बीजेपी कांग्रेस वालों के अनपढ़ हैं ये सारे के सारे। अरविंद केजरीवाल जी को समझ में आती है, पढ़े लिखे हैं। हमारी सरकार दिल्ली में आने से पहले क्या होता था? हर साल 700-800 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ जाती थी दिल्ली में, मतलब खपत बढ़ जाती थी इतनी ज्यादा। और उससे क्या होता था? इतनी बिजली पैदा करने के लिए आपको 15,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता था। 700-800 मेगावाट नई बिजली पैदा करोगे तो आपको कहीं बांध बनाने पड़ेंगे, कहीं बिजली पैदा करने का कारखाना लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोयला इस्तेमाल होगा, उसके लिए और चीजें इस्तेमाल होंगी, स्टाफ लगेगा। इतना 15,000 करोड़ का खर्चा था। अरविंद जी ने क्या किया? पढ़े लिखे आदमी है, गणित समझ में आता है। उन्होंने कहा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे आपको। लोगों ने क्या किया? जिन गरीबों की 200 यूनिट, 210 यूनिट, 220 यूनिट आता था, वो 150 यूनिट पहुंचने के आसपास कहते हैं भाई एक पंखा बंद कर दे, बिजली थोड़ी कम इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो बिजली। उससे क्या हुआ? पिछले 8 साल के अंदर भी 700-800 मेगावाट खपत नहीं बढ़ी है, जितनी पहले 1 साल में बढ़ जाया करती थी। कितना पैसा बचाया हमने? कितना पैसा बचाया? 15,000 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से 8 साल का हिसाब लगा लीजिए कितना पैसा हमने बचाया। और उस हिसाब से अगर देखें हमने खर्च कितना किया, 2,000 करोड़ रुपए लगते हैं बिजली की सब्सिडी में। उस हिसाब से देखो तो 15, 20, 25, 30,000 करोड़ खर्च हो गया होगा। 70-80 हजार करोड़ का मुनाफा कमाया अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली बचा।
तो हमारी कोई भी स्कीम ऐसे नहीं है जिसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम फ्री में बांटते हैं। दिल्ली के अंदर पानी की लगातार कमी हो रही थी, दिल्ली के अंदर आबादी जैसे जैसे बढ़ रही थी, हमारी सरकार आई, हमने कहा 20,000 यूनिट तक हम पानी फ्री देंगे, उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। लोगों ने कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बचत करनी शुरू कर दी। आज भी उसी पानी में काम चला रहे हैं जो 8 साल पहले दिल्ली को मिलता था। इसलिए ये सारी स्कीम्स के पीछे बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है, सोच समझ के स्कीम लाई जाती है। इसलिए इन पार्टियों के किसी एजेंडे से घबराना नहीं है। हम अपने एजेंडे पे कायम रहेंगे और हरियाणा के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के ये सारी की सारी सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी देंगे। आप लोगों को एक चीज पता है, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं कई सारे, बचपन में जब जाते होंगे स्कूल में, इनकी किताबों में लिखा होता था कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। लिखा होता था नहीं होता था? कोई बुजुर्ग बताओ, लिखा होता था नहीं होता था? आजादी के बाद जब हमें पढ़ाया जाता तो क्या कहते थे? भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। फिर हमारी बारी आई, हमारी जनरेशन ने भी बचपन में यही पढ़ा स्कूलों में कि भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश बनेगा। बदनसीबी देखिए हम लोगों की कि आज मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी किताबों में भी यही लिखा है कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। कब बनेगा? कब बनेगा भारत विकसित देश? जैसे ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चलाना चाहती हैं, इस हिसाब से हमारा देश विकसित देश नहीं बन सकता। विकसित देश के लिए क्या चाहिए होता है और क्या होता है विकसित देशों में? आपके कोई जानकार विदेश में हो, किसी विदेश से आए व्यक्ति से कभी मिले तो पूछना, वहां शिक्षा मुफ्त होती है, वहां पे मूलभूत सुविधाएं मुफ्त होती हैं। वहां अगर आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है ताकि उसकी जिंदगी सुचारू तरीके से चलती रहे। ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां पर। वही काम हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होता है कि क्यों कर रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो? भारत को विकसित देश नहीं बनना चाहिए। ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हमको देश को विकसित देश बनाना है, भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो अरविंद केजरीवाल जी के फॉर्मूले से ही वो विकसित देश बन सकता है। तो अगर कोई आपको देशभक्ति भी सिखाने आए, एक पार्टी वाले आते हैं हमेशा सिखाने के लिए, अगर कोई आपको देशभक्ति राष्ट्रभक्ति भी सिखाने आए तो उसको ये कहना कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम भारत को विकसित देश बना सको। आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले पे चल के, हम लोगों के तरीके से काम करके भारत बहुत जल्द विकसित देश बनने वाला है। ये उस पार्टी के लोगों को बताना, ये मेहनत हमको करनी है। गांव गांव जाके, गली गली जाके लोगों को बताना है, उनको समझाना है कि किस तरीके से हमारी जो नीतियां हैं उन पर चल करके देश आगे बढ़ सकता है, देश तरक्की कर सकता है। और ये जब आप जन जन को बताएंगे तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा काफिला बनेगा। और हरियाणा के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में, हमारी आदत नहीं है सिर्फ बहुमत लेके सरकार बनाने की, हमारी आदत नहीं है। हम क्या करते हैं? हम सूपड़ा साफ करते हैं विरोधियों का, सूपड़ा साफ। हरियाणा के अंदर भी मुझे ऐसी उम्मीद है, अब जहां जहां जो भी चुनाव हो रहे हैं हम लगातार देखते हैं लोगों के वोट बढ़ते जा रहे हैं, रुझान बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हमने अभी हरियाणा के अभियान की ठीक तरीके से शुरुआत भी नहीं की है। एक कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप घर घर जाकर के इस मैसेज को पहुंचाएंगे, लोगों को ये बातें समझाएंगे, तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब दिल्ली की 90 सीटों में से मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि हम 87 का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ेंगे हरियाणा के अंदर। आप सब लोगों से यही गुजारिश करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। कार्यकर्ता एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है पार्टी के अंदर। आप लोगों के ऊपर ये पूरी पार्टी टिकी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो ये पार्टी बहुत आगे जा सकती है, और अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो पार्टी भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए पूरी ताकत के साथ एक बार मुट्ठी बंद कीजिए ऐसे सारे साथी पीछे तक। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।